नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि हमने आपको बताए थे कि एग्ज़ाम से पहले हम आपको सारा वो टिप्स बताएंगे जिससे कि आपका नंबर इंक्रीज हो, आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख कर आए और आप अच्छा स्कोर करके आए, फर्स्ट डिवीज़न में भी अच्छे स्कोर। तो ये सब नोट्स आप सबको मिल चुके होंगे, सारे अभ्यर्थियों के पास नोट्स होंगे। अब इसी नोट्स से, क्योंकि हमने आपको बताए थे कि ये शॉर्ट नोट है, इसको पढ़ के आप जाइएगा तो आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा और ये लास्ट समय में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने 2 दिन से ले रहे हैं ये सारे नोट्स, और जो भी अभ्यर्थी अभी तक ये नोट्स नहीं लिए हैं वो सारे अभ्यर्थी ये नोट्स ज़रूर ले लें। सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल रहा है जिससे कि आपको सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। साथ ही हम आपको इसी नोट्स से बताएंगे कैसे आपको पेपर लिखने हैं ताकि अच्छे नंबर आए। और आप सबका कन्फ्यूजन है सब्जेक्ट को लेकर भी, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में क्लियरली सब्जेक्ट का फुल नेम मेंशन नहीं है और उसी को लेकर आप लोग कन्फ्यूजन में, बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में है। जबकि हमने एक वीडियो उस पर सेपरेट बनाकर आपको बता भी दिए थे, फिर भी हम बता देते हैं। 25 जून को आपको फर्स्ट शिफ्ट जो 9:45 से एग्ज़ाम है वो संस्कृत व्याकरण का होंगे। किसका? संस्कृत व्याकरण का है। तो जो संस्कृत व्याकरण हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर संस्कृत व्याकरण है ना, फर्स्ट डे आपका संस्कृत व्याकरण है। उसके बाद हम बात करें फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट संस्कृत व्याकरण, फर्स्ट डे सेकेंड शिफ्ट, मतलब कि 25 जून को आपका पहला एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग वाला संस्कृत व्याकरण, दूसरा शिफ्ट जो 2 बजे से शुरू होंगे वो आपका संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में कंफ्यूज मत होइएगा, जो रामायण वाला जो पार्ट है जिसमें रामायण वाला जो क्वेश्चन बन रहा है वो सारे पूछे जाएंगे और उसका नोट्स, उसकी सारी हमने आपको जो क्लासेज है वो भी प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आपको हम और भी डिटेल्स में बता भी देंगे, कुछ क्वेश्चन और भी बता देंगे जो आने वाला है। पहले हम लोग संधि विच्छेद के बारे में, जो आपका संस्कृत व्याकरण है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। आपको संधि विच्छेद से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव वाले देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये इस तरीके से कि जैसे पिछले बार ये पूछा गया था मध्वीर का संधि विच्छेद करें, उसके बाद ये पूछा गया था। इसी तरीके से जो हमने आपको इतने सारे जो दिए हैं इसी संधि विच्छेद में से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यदि परिभाषा पूछा जाता है तो ये आप लिख दीजिएगा, हमने डिटेल्स में बता भी रखे हैं। ठीक है, हम आज दोनों सब्जेक्ट को कवर करने वाले, संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण दोनों। वर्णों के जो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं, या संक्षिप्त रूप में जिसको लिखा जाता है उसको संधि कहते हैं। तो उस तरीके से आप लोग और हिंदी वाले और संस्कृत व्याकरण में दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा गया सिंपल है। यहाँ पर क्या किया गया, संस्कृत वाले में विसर्ग लगा दिया गया है। दोनों को हम एक जगह एक साथ इसलिए लिखे हैं ताकि आप उसको क्लियरली समझ सके। ठीक है, तो इसीलिए हमने आपको एक जगह सारा कुछ मेंशन किए हुए हैं। ले लिया, वो भी एक ही चीज़ को बार बार मैसेज करके पूछते रहते हैं जबकि सारा कुछ बता भी दिए हैं। उसके बाद यदि उसी तरीके से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप हिंदी में परिभाषा लिखेंगे और आप जो इसका एग्जाम्पल लिखिएगा उसमें विसर्ग लगा दीजिएगा, आपका संस्कृत वाला बन जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हिंदी में रहता तो विसर्ग नहीं रहता, इसमें विसर्ग दिया है। आप भी विसर्ग तोड़ के लास्ट में विसर्ग जोड़ के आप उसको क्या कर सकते हैं, संस्कृत वाला संधि विच्छेद कर सकते हैं। उसी तरीके से समास हमने बता भी रखे हैं आपको। तो समास हमने जैसे कि आपको बताए भी हैं। आपको संस्कृत वाले में क्या लिखना है, समास भी आपसे पूछे जाएंगे। क्या है कि मतलब कि समास का परिभाषा लिखे, या 7 नंबर में रहेगा कि समास के बारे में लिखे, समास का उदाहरण सहित लिखे। समास रहेगा तो आप इसको लिख दीजिएगा कि समास का ये परिभाषा है, उसके भेद लिखिएगा। तत्पुरुष अव्ययीभाव बहुव्रीहि द्विगु द्वंद्व कर्मधारय समास। संस्कृत व्याकरण में लिख रहे हैं तो यहाँ पर विसर्ग जोड़ देंगे एग्जाम्पल में। ठीक है, और क्या लिखेंगे, प्रथम पद क्या होता है, जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास होता है। इस तरीके से आप सारा समास का भेद लिख सकते हैं, द्विगु समास, ये सारा हमने आपको बता भी रखे हैं। ठीक है, आप और एक और से क्वेश्चन आते हैं नक्षत्र से संस्कृत व्याकरण में, तो वो हम आपको कल होगा तो बता देंगे, और आज आप शाम का आपका हिंदी के क्लासेज होंगे। ठीक है, उसके बाद संज्ञा के बारे में भी हमने आपको बता रखे हैं।
संज्ञा के बारे में दोनों ये कवर हो रहा है, संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण भी, क्योंकि हिंदी व्याकरण में भी आपका 40 नंबर संस्कृत हिंदी का जो एग्ज़ाम होंगे उसमें हिंदी व्याकरण से आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ व्याकरण से रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है व्याकरण वाला पोर्शन। तो इस तरीके से संज्ञा का आप लिखिएगा। संज्ञा कितने हैं, संज्ञा का परिभाषा लिख दीजिएगा, जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या आदि भाव के नाम का भाव आदि के नामों को क्या कहते हैं, मतलब कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना, और इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जिससे व्यक्ति का बोध होता है, जातिवाचक जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल में गंगा, पटना है। व्यक्तिवाचक में इसके एग्जाम्पल में गाय, नदी, पहाड़, ये सब हमने डिटेल्स में बता भी रखे हैं। उसके बाद समूहवाचक जिससे समूह पूरे समूह का बोध होता है, जैसे सेना, सभा, कहीं पर बैठे हुए हैं, झुंड, गुच्छा, ये सब क्या हो गया, समूहवाचक। द्रव्यवाचक आप जानते हैं, जिससे किसी धातु के द्रव्य का बोध होता है, जैसे घी, चांदी, तेल, पीतल, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक है। ठीक है, इसी तरीके से भाववाचक आप लिख सकते हैं। सर्वनाम भी हमने आपको बता रखे हैं, इसका भी भेद। और ये संज्ञा सर्वनाम दोनों में से एक कोई आपको 7 नंबर में हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण में कहीं न कहीं पूछे जाएंगे। इसको 2 बार रिवाइज कर लीजिए, आज भी रिवाइज कर सकते हैं, कल भी रिवाइज कर सकते हैं, बहुत बड़ा है नहीं। कारक हमने आपको बता दिए, उस दिन आपको हमने कारक भी बता दिए, कारक का भेद भी बता दिए हैं। वो वीडियो भी आपको अवेलेबल है, यदि वीडियो नहीं देखना सकते हैं तो नोट्स से पढ़ लीजिए। नोट्स आपको मिल चुका है, जो भी क्लास ज्वाइन किया है उसको नोट्स मिल चुका है। नोट्स से तुरंत खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल भाषा में हमने नोट्स बनाकर आपको दिए हैं, जिसे आसानी से 1 लीनियर में, देखिए इतना छोटा में हम आपको दिया है। आपको किसी बुक में इतना छोटा में डिफिनीसन लिखा हुआ नहीं है, और बहुत ही सटीक डिफिनीसन है, आपको नंबर भी कट नहीं होगा। देव शब्द रूप भी हमने आपको बता दिए हैं। देव शब्द रूप से आपके संस्कृत व्याकरण में भी पूछे जाएंगे। जैसे क्या, इसका तृतीया विभक्ति, देवेन किस विभक्ति में है, तो तृतीया विभक्ति में कौन से वचन, एक वचन, द्विवचन, इसका देव रूप है। मतलब इससे क्या क्या पर बैठ सकता है, तो देव शब्द रूप मतलब कि राम, बालक, गज, सूर्य, भक्ति आदि किसी भी पूछा जाएगा ना, तो आप इसी शब्द रूप पर आप बैठा सकते हैं। जैसे कि प्रथमा में क्या होता है कि देव, देवो, देवा, बालक है तो बालका, बालको, बालका। द्वितीया में देवम, देवो, देवान। इसी तरीके से राम, बालक, कोई भी पूछा, पिछले बार बालक पूछा गया था, इस बार देव आप लोगों से पूछे जाएंगे। इतने सारे जो हमने दिए हैं, ये सारा इसी विभक्ति, इसी चिन्ह पर बैठाकर आप बना सकते हैं। ये हमने डिटेल्स में क्लास में बता दी है, ये क्लास आप लोग देख लीजिएगा। इसको खुद से समझने में दिक्कत होंगे तो आप क्लास इसका देख लीजिएगा। बालक शब्द रूप हमने बता दिए हैं। एक दूसरा है लता शब्द रूप, इससे बालिका, सूता, कन्या, विद्या, अजा, इसमें लड़की आदि का जो बोध होता है उसका इससे बन सकते हैं लता शब्द रूप से। ठीक है, जैसे कि लड़की बालिका है तो क्या लिखेंगे, बालिका, बालिके, बालिता। ठीक है, इसी तरीके से बालिका हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय हमने आपको नहीं बताया है। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बनाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय जो बाद में लगकर किसी शब्द का अर्थ बनाता है तो उसको, जो शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बताएगा उसको प्रत्यय कहेंगे। उपसर्ग का एग्जाम्पल सब देख सकते हैं। जैसे क्या है, नीचे, नी लगकर ही इसका अर्थ बन रहा है। जैसे भीतर, मतलब कि पीछे से लगकर, मतलब कि पहले लगकर उसका अर्थ जो बनाता है। जैसे क्या है, अति, अति प्लस अधिक, क्या जो अत्यधिक, मतलब क्या हो गया, मतलब उपसर्ग से ही उसका मतलब कि पता चल रहा है कि इसमें उपसर्ग जो पहले, जैसे क्या है कि जलना, तो जलना का यदि हम बात करें तो इसमें क्या कुछ है, मतलब कि किससे अर्थ बन रहा है, पहले ज से या अना से, तो इसमें अना से बनना है बाद वाले से, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो गया। सुंदरता में आप देख सकते हैं, सुंदर प्लस ता, मतलब उसकी विशेषता ता से लग रहा है, बाद वाला जो ता लगा है तो ये बाद में जो जुड़ता है उससे अर्थ का पर फर्क पड़ता है, तो वह क्या होता है, प्रत्यय कहलाता है। जो पहले लगकर उसका अर्थ बनाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। इस तरीके से आपका इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय जो पहले लगकर उसका अर्थ बनाएगा वो
उपसर्ग कहलाएगा, जो बाद में लगकर उसका अर्थ बनाएगा प्रत्यय कहलाएगा। लिंग वाला आप समझ सकते हैं। लिंग मतलब क्या होता है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब वो एक उभय लिंग होता है, उसे आप खुद आप समझ सकते हैं। जैसे क्या लड़का है तो उसका स्त्रीलिंग लड़की हो जाएगा, गूंगा का गूंगी, कबूतर का कबूतरी, पहाड़ का पहाड़ी, हिरन का हिरनी, गोप का गोपी। ये आसान है, ये बना लीजिएगा। कहीं कहीं कठिन लगेगा वो बता देंगे। तरुण का तरुणी, देव का देवी, इस तरीके से। जैसे कि नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी, कुम्हार का कुम्हारी, इस तरीके से सारा कुछ दिया गया है। चोर का चोरनी। एक बार इसको सिर्फ रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको आ जाएगा। बहुत भारी है नहीं ये। अधि प्लस विलोम। अधि क्या है कि अधि मतलब विलोम शब्द रूप है। विलोम शब्द के अधिक का क्या हो जाएगा? अध का अध मतलब अधूरा, अधूरा का पूर्ण, अग्रज, अग्रज का क्या होगा? अनुज। अग्रज मीन्स बड़ा, अनुज मीन्स छोटा। अमृत का विष, अनुरूप का प्रतिरूप, अर्जन का व्यजन, अमर का मृत्यन, अश्लील का सलील, अनुरक्त का विरक्त, अनुमुखी का बहुमुखी। ये सब बहुत आसान है। अत्यधिक का प्रत्येक, अभिज्ञ का अभ्यज्ञ, अज्ञ का वियज्ञ। इस तरीके से आप विलोम शब्द रूप, यहाँ पर बहुत सारा विलोम शब्द रूप दिया गया है, इसको एक बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा। अनभिज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अनवत का अनउन्नत, अवनति का अवनव, अंबर और अवर का प्रणव, अनुराग का विराग, अनुकूल का प्रतिरूप, आवृत्ति का अनावृत्ति, आशा का निराशा। इस तरीके से आप यहाँ से सारा एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेंगे नहीं, और पढ़ लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में अपने आप आ जाएगा। जैसे गहरा का उथला है। कुछ पर्यायवाची शब्द है, उसको देख लेते हैं। आज संपूर्ण जो व्याकरण है उसको एक ही वीडियो में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। पर्यायवाची मतलब एक चीज़ का जैसे 2-3 नाम होता है, उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आपका 2 नाम होंगे, घर में आपको कोई प्यार से कुछ और बुलाते होंगे आपका, तो पर्यायवाची आप लोग समझ गए। जैसे कि हमने आपको बता दिए कि जिसका एक से ज़्यादा नाम रहते हैं, जैसे एक चीज़ को 2-3 नामों से बुलाते हैं, उसी को पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे कि आप आकाश को क्या बुलाते हैं? जो ऊपर में है आसमान को आकाश भी बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं, गगन भी बोलते हैं। तो ये सब क्या है? उसका एक ही चीज़ का बहुत सारा नाम होता है, उसी को पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे आप ही का 2 नाम होंगे या कोई अर्थ होता होगा, तो वो सब क्या कहलाता है? पर्यायवाची। चलिए जानते हैं किसका कौन पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची। अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा। एक संस्कृत शब्द है अश्व। उसको क्या कहते हैं? घोटक भी कहते हैं, घोड़ा भी कहते हैं, हाय भी बोलते हैं। इसका पर्यायवाची क्या हो गया? घोटक, घोड़ा और हाय। अरण्य का क्या हो गया? कांतार, विपिन, कान। अनुपम का अद्वितीय, जिसके मतलब उसके जैसा कोई नहीं, अद्वितीय। अज्ञ का क्या हो गया? मूर्ख, मूढ़, अनिभिज्ञ। अनाथ का क्या हो गया? अनाथ आप जानते हैं, बेसहारा को अनाथ कहते हैं, उसको यतीम भी कहते हैं, निराश्रमित भी कहते हैं। अनाज का पर्यायवाची क्या होगा? सस्य। क्या होगा? अनाज का सस्य। अग्नि का पावक। अर्थ का धन, मतलब, कारण। अर्थ का क्या होगा? अर्थ का मतलब धन, मतलब और कारण। अमृत का पीयूष, सुधा, अम्य, सोम। अमृत आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अमृत का यदि पीयूष पूछा जाए किसका पर्यायवाची है, तो अमृत का पीयूष, सुधा, अम्य, सोम, ये सब अमृत का पर्यायवाची है। अनुपम, अनुपम का अतुल्य, अपूर्व, अनोखा। अहि का क्या हो गया? उर्रग, सरीसृप, पौनास। उसके बाद है ओघ। ओघ का क्या होगा? ओघ का ढेर होगा। आँख का पर्यायवाची लोचन, नयन। आँख का क्या कहते हैं? लोचन भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं। ये सब क्या है? आँख का पर्यायवाची। अब्र का बादल, आकाश, अमर, गगन, ये सब हो जाएगा अग्र, मतलब कि आकाश का। अतिथि का आगंतुक हो जाएगा। अनल का अग्नि होगा, अग्नि को आग भी होगा, अनल, अग्नि, आग, ये सब क्या है? आग का पर्यायवाची है। अद्रि का पर्वत होगा। अश्व का घोटक देख ही चुके हैं। अश्व का हाय, घोड़ा, घोटक भी बोलते हैं। अश्व 2-3 बार आ चुका है न। अंतरिक्ष का व्योम, आकाश, ये सब बोलते हैं। अंतरिक्ष को क्या बोलते हैं? व्योम और आकाश। अम्बुज, अम्बुज को कलम, शंख। अलंकेश, अलंकेश को क्या कहते हैं? कुबेर का। क्या कहते हैं? कुबेर का। आँख का अच्छी, नयन, दृग। आँख का हो गया। आँख का चक्षु भी कहते हैं, दृग भी होते हैं, अक्षी भी बोलते हैं, नयन, लोचन, ये सब आँख का है। उसके बाद
अब हम लोग मुहावरा की तरफ बढ़ते हैं। क्या है मुहावरा? मुहावरा मतलब किसी का जो बोलचाल में कुछ बोलता है उसका अर्थ कुछ और रहते हैं। जैसे क्या है कि हम सिंपल वाला आपको समझा कर बताते हैं। कमर टूट जाना, कहता है ना किसी का कमर टूट जाना, मतलब कि वह क्या हो गया, निराश हो गया। तो ये सब क्या है, मतलब एक तरीके से आपका क्या हो गया, मुहावरा हो गया। तो चलिए जानते हैं मुहावरा के बारे में। आदमी बनना मतलब कि अच्छा व्यवहार सीखना। गाँव सब में आप सबके यहाँ या आपको भी कोई ना कोई बोला ही वो होगा कि आदमी बन जाओ, कम से कम इतना तो बोला ही होगा। उसका मतलब क्या होता है कि मतलब अपने व्यवहार को अच्छा करिए। ये कब बोलता है, जब आप कोई गलत व्यवहार करते हैं। तो यही क्या है, पर्यायवाची शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, अच्छा व्यवहार सीखना। आँख खुलना का सही पर्यायवाची का अर्थ क्या हो गया, ज्ञान होना। आठ आंसू होना, आठ आंसू होना मतलब क्या, पछताना, बाद में पछताना, आठ आंसू होना। आसमान फट जाना मतलब अचानक आफत आ जाना। अचानक कोई आफत आ जाता है तो कहता है आसमान फट गया, मतलब कि आसमान फट जाने का सही अर्थ क्या है, मुहावरा के टर्म में आफत आना। आँख खोल दी मतलब क्या, भ्रम को दूर करना। क्या है, इलायची बांटना। इलायची मतलब क्या, दावत देना। इलायची देकर आप दावत देते हैं ना, जैसे कि बहुत जगह सुपारी देकर दावत देते हैं, बहुत जगह इलायची देकर दावत देते हैं। तो वही कह रहा है इलायची बांटना मतलब क्या, दावत देना। एरिया रगड़ना मतलब कि बहुत दौड़ धूप करना। मतलब एरिया रगड़ना का मतलब क्या, बहुत दौड़ धूप करना। एक आँख न भरना मतलब क्या, बिल्कुल अच्छा न लगना। मतलब एक आँख न भरना का अर्थ क्या है, बिल्कुल अच्छा न लगना। किताब का कीड़ा होना मतलब अत्यधिक पढ़ने वाले को क्या कहते हैं कि किताबी कीड़ा है ये, मतलब जो बहुत पढ़ता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, किताबी कीड़ा, मतलब कि बहुत अधिक पढ़ने वाला। अगला है कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब कि उसका सारा भेदभाव खोलना। वही क्या होता है, कच्चा चिट्ठा खोलना। किनारे लगना क्या हुआ, किसी कार्य का समाप्त करना। क्या हुआ, किसी कार्य का समाप्त करना। कूपमंडूप होना का मतलब क्या है, सीमित ज्ञान तथा सीमित अनुभव होना। कमर टूटना का मुहावरे क्या होगा, निराश होना। क्या होगा, निराश होना। उसी तरह है कट जाने का मुहावरा क्या होगा, शर्मिंदा होना। खाला का घर मतलब क्या, आसान काम। या ये भी कह सकते हैं खाला घर के चूहे मिट्टी उखाड़ना, ये इस तरीके से बोलता है ना, वो भी क्या है, आसान कार्य करना। गुल्लर का फूल होना मतलब कि दुर्लभ वस्तु। गुल्लर में फूल जनरली होता नहीं है, वही कह रहा है कि मतलब कि गुल्लर का फूल होना मतलब कि दुर्लभ वस्तु। गुल्लर का फूल दुर्लभ, वही है, फिर से रिपीट हो गया। गुड़ गोबर कर देना मतलब बना बनाया काम को बिगाड़ देना, उसको क्या कहते हैं, गुड़ गोबर कर देना। कहता है ना कि ये गुड़ गोबर कर दिया, मतलब बना बनाया कार्य को बिगाड़ दिया। चौकड़ी भूल जाना मतलब क्या, राह को सूझना। जानबूझकर लगाम न होना मतलब कि बिना सोचे समझे बोलना। टेढ़ी खीर मतलब कठिन कार्य कारण होना। क्या, कठिन कार्य होना। डपोर शंख किसको बोलते हैं, बिन सिर पैर के बातें करने वाला। मतलब कि जिस बात का कोई मतलब जिस बात का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उस बात को डपोर शंख बोलते हैं। मतलब बेसिर पैर के बातें करना, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, डपोर शंख। तीनों लोक से मथुरा न्यायी मतलब सबसे निराला। कहता है ना कि तीनों लोक से अच्छा है मथुरा, तो उसको क्या कहते हैं, तीन मतलब कि सबसे निराला। दिन का फेर होना मतलब भाग्य का चक्कर। द्रौपदी चीरहरण कभी समाप्त न होना, क्योंकि द्रौपदी चीरहरण में आपने देखे थे कि कृष्ण भगवान से जब द्रौपदी याचना करते हैं तो बहुत सारे कपड़े का मतलब आने लगते हैं और वो कभी समाप्त नहीं होते, कितना भी खींचे जाते हैं दुशासन के द्वारा, लेकिन वो समाप्त नहीं होते हैं। तो वही कह रहा है द्रौपदी का चीर मतलब क्या, कभी समाप्त न होना। वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, आपको ऑप्शन से समझ जाइएगा। डांट खट्टी रोटी मतलब गहरी दोस्ती।
तो ये सब हमने आपको व्याकरण में समझा दिए। संस्कृत व्याकरण के कुछ और क्वेश्चन हम आपको कल बता देंगे, जैसे कि नक्षत्र और भी बहुत सारा कुछ है, जो कि कुछ 1-2 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो सब हम आपको करवा देंगे। और कल ही संस्कृत साहित्य के बारे में भी बताएंगे। और आज शाम में हिंदी का जो कुछ क्वेश्चन रह गया है वो हम लोग देखेंगे। हिंदी का आपका क्लास समझिए 14 नंबर का पूरा हो रहा है, क्योंकि व्याकरण 14 नंबर का पूछा जा रहा है। इसीलिए आप लोग हिंदी को लेकर चिंतित न रहे। और अभी भी हम आपको कह रहे हैं, जो अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, इस नंबर पर कॉल करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आगे की और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना। और आपको कोई यदि कन्फ्यूजन रह गया हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और जो क्लासेज लिए हैं वो व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे की और भी क्लासेज आपको चलती रहेंगे, और जब तक आपको पूरा एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा तब तक आपका क्लास चलेंगे। मान के चलिए 28, 29 तक, आप 30 तक आपका, 28 तक मान के चलिए 28 तक आपका होगा, क्योंकि 28 तक मेन 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो तब तक आपका क्लास चलेगा। तो आप लोग अपनी क्लासेज कंटिन्यू रखिएगा, नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा। आपको सारा कुछ, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना अधिक नंबर आएगा, ठीक है। और आगे क्लासेज आपको मिलते रहेंगे।